अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक ठाक। स्टूडेंट हालात कैसे है? वक्त कैसे गुज़र रहा है? कई दिनों से मैं एब्सेंट था ज़ाती मसरूफियात के बिना पर। तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर हो रहा हूँ। आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री टॉपिक है चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर नंबर 2 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एफएससी। लेक्चर नंबर 19 है हमारा, एफएससी पार्ट 1। ठीक है, एफएससी पार्ट 1 जो भी है, जिस किसी का जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सऊदी अरब में मेरा लेक्चर देखता है तो उसके लिए तो चैप्टर नंबर 2 नहीं हो सकते हैं उनका ये चैप्टर नंबर 8 हो, लेकिन है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका और टॉपिक है मेन टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, क्वांटम नंबर जब तक आप लोग नहीं समझ पाते हैं ना, तो समझो कि आपको केमिस्ट्री का समझ नहीं आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आप लोगों ने। ईटे के लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक आपने पढ़ना है। ईटे के लिए ट्रैक्स भी दूंगा, ठीक है। लास्ट तक आपने पढ़ना है, मिस नहीं करना है, सारा के सारा पढ़ना है। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईटे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा यह है कि केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है तो केमिस्ट्री का समझ नहीं आएगा, इसको याद करो, ठीक है। तो जनाब मैंने लिखा क्या है, क्वांटम नंबर। अगर मैं आप लोगों को जनाब कहो तो आप लोग तो माइंड नहीं करते हैं, नहीं, मुझे पता है। मैं जनाब वैसे फन के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स डियर प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है a set of certain numbers which can explain the behavior of electron completely in an atom। आप लोग कहते हैं तुम्हारे पास ये कोई किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये उस एटम का ये पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरा शेल है, फिर चौथा शेल है एंड सो ऑन। आप कहते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आए हैं? अब अगर इस एटम में फॉर एग्जांपल आपको ये बताएगा कि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है, ये जो थर्ड शेल है, क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताने वाला है। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है, जो थर्ड नंबर शेल में है, एम शेल में है, इस एम शेल में ये 18 इलेक्ट्रॉन कैसे है, कैसे पड़े हैं? आगे कुछ इसका तकसीम हुआ है कि नहीं, इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ आगे तकसीम हुआ है और कि नहीं हुआ है, ठीक है। हमें तफसील से बताने वाला है, क्वांटम नंबर्स हमें बताने वाला है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट हमें एड्रेस बता देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसे ओरिएंटेशन करता है, स्पिन उसका कैसा है, ये सब कुछ बताने वाला है। ये क्वांटम नंबर से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो जनाब जो हमारे है, याद रखो, ये हमारे पास पोर है, ठीक है। इसके बाद और लोग कहते हैं, लेकिन ये जो मेन है ये 4 है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जनाब ये तीनों याद रखो। ये श्रोडिंगर का इक्वेशन अप्लाई करके वहाँ से लिया गया है, ये जनरल एफर्ट्स है वहाँ से हासिल किया गया है। तो टोटल के टोटल 4 बनते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारे पास है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक होता है उसूल वाला प्रिंसिपल, उसका स्पेल होता है PRINCIPLE, और एक होता है प्रिंसिपल जो किसी इदारे का हेड होता है। तो ये क्वांटम नंबर का हेड है। ये जो प्रिंसिपल है, ये इसका स्पेलिंग भी प्रिंसिपल PAL ये वाला है, ठीक है। तो ये भी हेड है, ये क्वांटम नंबर्स का हेड है, ठीक है। तो जनाब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने लिखा है, दिस क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन मेन शेल दैट इज K L M N एटसेट्रा इन एन एटम। किसी एटम में मेन शेल हमें बता देता है
और इन मेन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें बताता है। कैसे? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, जैसे कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द खास रास्तों में घूमते रहते हैं जिनको शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। चलो ये वाला है तुम्हारा वो वाला जो बोहर ने कहा था, ये पहला वाला है। फिर ये दूसरा वाला है, ये मेन शेल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इसका समझ आएगा। ठीक है कि ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है, ये हमारे पास एम शेल है और ये हमारे पास एन शेल है। ठीक है, अब इनको के एल एम एन का नाम क्यों दिया, तो ये एक अलग हिस्ट्री है, किसी दिन बताऊंगा क्यों इसको के का नाम दिया गया था। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है ये। लेकिन सोचो, देखो कि मैंने लिखा था दिस क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, तो ये हमारे पास है n1, ये है n1, ये हमारा है n2, ये हमारा है n3, ये हमारा है n4। तो मैंने लिखा था दिस क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n। अभी जो भी आपने लिया n से आप जाहिर करेंगे और फिर क्या करेंगे, इन मेन शेल में ये K है, ये L है, ये M है और ये N है और आगे भी है O P Q तक आप जा सकते हैं क्योंकि 7 शेल से ऊपर वाले एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं है। ठीक है, तो हम 4 फर्क करेंगे। ठीक है, तो जनाब क्या है K में देखते हैं, मैंने लिखा है कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताने वाला है, किसी एटम के अंदर मेन शेल दैट इज के एल एम एन एटसेट्रा, और इन मेन शेल्स के एल एम एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें बताएगा कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखते हैं के शेल हमारे पास है, तो हम देखते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैंने कहा वो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेन शेल में निकाल सकते हो, तो 2n² है। जनरली सबको पता होता है क्योंकि ये 9th लेवल से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि के शेल में अब 2 इस ये कांस्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को ये कहो कि ये कितने हैं, तो आप लोगों को कहे कि ये 2 है। अगर मैं 1000 बार कहूँ कि ये 3 है, लेकिन आपने ये मानने को तैयार नहीं है कि ये 2 ही है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है क्योंकि ये 2 है। ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं ना। 1000 बार मैं कहूँ कि ये 3 है, तो आप लोग कहें कि टीचर आपके हर बात मानने को तैयार है, लेकिन इस बात को हम मानने को तैयार नहीं है, ये जहन नहीं मानता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है, ये 2 है, ये भी कांस्टेंट है। 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, लेकिन ये जो है ये n तुम्हें शेल नंबर जाहिर करता है। तो देखो n की जगह और ऑफ n यहाँ पर अगर ये शेल नंबर 1 है तो मल्टीप्लाइड बाई n की जगह 1 पुट करें, 2 और 1 का स्क्वायर ले ले, तो 2 ज़रा 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शेल में देखते हैं। 2n² अगेन से अप्लाई करो इस शेल के लिए, तो 2 अब n तुम्हारे पास क्या है, n सेकंड है, n 2 है, तो 2 लगाओ, 2², तो 2 ज़रा 2 का स्क्वायर 4 आता है, इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप थर्ड शेल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 ज़रा n की जगह क्या लिखो 3 लिखो, तो अभी क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 और इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर फोर्थ शेल आप देखें तो 2n², 2n की जगह आप क्या लिखो 4th लिखो, 4² तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू 32। ये कितने आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 32 ही आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है, ख़ास नहीं है। ये आप लोगों ने 9th लेवल से आके पढ़ रहे हैं, तो ये इतना मसला नहीं है। ज़रा आगे चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट, अगर हमारा है तो वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। शायद इसका समझ आप लोगों को आया होगा, आप लोग मेरे साथ आया करें क्योंकि क्वांटम नंबर का टॉपिक ज़रा लेंथी है, तो इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दिस क्वांटम नंबर। द नेक्स्ट वन इज दिस इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज आल्सो समटाइम नोन एज प्राइमरी क्वांटम नंबर। दिस इज आल्सो समटाइम नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर।
ये बहुत सारे इसके नाम आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली लोग इसको एजीम्यूथल से पहचानते हैं। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन सब शेल इन मैन शेल। ये हमें क्या बताने वाला है? बाय द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एन माइनस वन बताने वाला हो। इसको अगर मिटाओ जनाब, हमें पता है कि ये हमारे पास के शेल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, ठीक है। मैं कहता हूं के एक वालिद साहब का नाम है, तो देखते हैं कि के आगे कुछ बच्चे पैदा हुए हैं कि नहीं, कि वो इस तरह मेरात ही था, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इसका ये लावारिस नहीं था, इसका बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखते हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर अब सब शेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सब शेल होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। चलो इसमें देखते हैं। तो मैंने लिखा कि ये दिस क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन सब शेल इन मैन शेल बाय व्हाट फॉर्मूला? एल इज इक्वल टू एन माइनस वन फॉर्मूला। चलो देखते हैं। एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब क्या करो, इस शेल के लिए एन क्या है? 1 है। माइनस वन इक्वल टू 0। वाह, 0 आया। मस्ट बी रिमेंबर, यहां पर एक पॉइंट जहन में रखो। इफ एफ एल इज इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू 0, इसका मतलब है एस सब शेल। अगर एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये आएगा 1। चलो पूरा फॉर्मूला लिखे। एल इज इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि पी सब शेल मौजूद है। और अगर एल इज इक्वल टू एन माइनस वन और 2 आंसर आया, तो इसका मतलब है डी सब शेल मौजूद है। और अगर एल इज इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कौन सा सब शेल मौजूद है? एफ सब शेल मौजूद है। डन, ओके। अब याद रखो, जब एल इज इक्वल टू एन माइनस वन 0 आता है, तो इसका शेप होगा स्पेरिकल। इसलिए ऑर्बिटल सब शेल शेप क्वांटम नंबर भी इसको कहता है, क्योंकि इसका स्पेरिकल शेप होगा। अगर इसका 1 आंसर आता है, तो ये डम्बेल शेप होगा। डम्बेल याद रखो, अगर एल इज इक्वल टू एन माइनस वन हमेशा 1 आएगा, तो डम्बेल शेप होगा। डम्बेल होगा। और ये वाला होगा डबल डम्बेल। ये डबल डम्बेल होगा। डबल डम्बेल, ओके। और अगर 3 आता है एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये कम्प्लेक्स होते हैं। ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। समझ आया? मैंने क्या कहा? किसी मेन शेल के अंदर के उनके कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो हम इसमें देखते हैं। क्या किस क्वांटम नंबर में? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हम देखेंगे। इसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से मालूम करेंगे कि किसी मेन शेल का बच्चे कितने हैं, यानी इनमें सब शेल्स कितने हैं। तो देखते हैं। तो पहला शेल आपने देखा कि एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब पहले शेल के लिए एन क्या है? एन 1 है, तो 1 माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 आया। पॉइंट को जहन में रखो, 0 तो आता है। अब मैंने कहा कि जब 0 आता है तो S सब शेल है। बेशक ये S ही है, लेकिन S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे मालूम करेंगे? तो जनाब हम मालूम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 2n to 2l + 1। मैंने वहाँ पर लिखा था कि हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो सब शेल है, P सब शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम इसका निकाल देते हैं। तो देखो S के लिए 2n2, S के लिए L का कीमत क्या आया था? 0 आया था ना, तो 0 + 1, तो 2n to 0 + 1, और इसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, क्या हुआ जनाब? हुआ कुछ इस तरह के का फर्दर एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसके के अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये उनका पूरा तरका था, ठीक है, जो उन्होंने अपने बच्चे S को दिया। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन S को दिए हैं, ओके। इसके और कोई बच्चे है ही नहीं, सिर्फ एक बच्चा था। अब देखते हैं, इस शेल में निकाल देते हैं। इस शेल में अगर ऑफ निकाल देते हैं तो क्या करेंगे? अब देखो,
तुम्हारे पास है एल, फॉर्मूला है L = n-1। अब देखो n की जगह आप क्या पुट करना है, यहाँ पर आपने 2 पुट करना है। जनाब देखो थोड़ा, ये दूसरा शेल है, तो आप 2 - 1 लगा ले, तो अब आंसर तुम्हारा आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, जब 1 आ रहा था तो कौन सा शेल था, P, लेकिन 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, बेशक होता है। अब बताओ इस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 बच्चे पैदा हो गए। एक का नाम, क्या ये S है कि नहीं, एक का नाम S है और दूसरे का नाम P है, बेशक ऐसा ही है। अच्छा, फॉर्मूले के मुताबिक बताओ S को कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 उन्होंने तरकीब में अपने S बेटे को दिया, ठीक है, दिए हैं इलेक्ट्रॉन। और जो देखते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे आते हैं, 2n/2l + 1 फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो 2n/2 L के P के लिए L की कीमत 1 हो, P के लिए L की कीमत 1 होता है, हमें पता है L की कीमत 1 होगा, ठीक है। तो आप 1 पुट करें तो इससे क्या आएगा, 12 + 1 + 1, इसको इस तरह करो, 2 2 1 2 + 1 2n2, ये 3 आएगा और ये टोटल 6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब टोटल कितनी बन गई, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, इस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, इनके 2 बच्चे पैदा हो गए, एक का नाम था S, दूसरे का नाम था P। 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने S को तरकीब में दिए और 6 इलेक्ट्रॉन उन्होंने P को तरकीब में दिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, डन। जनाब नेक्स्ट इस शेल में देखते हैं, इस शेल में देखते हैं कि हमारे पास अगर L = n-1, जनाब देखो थोड़ा, n यहाँ पर हमारा 3 है, -1, इसका आंसर आएगा 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, ये हमारे पास है S, ये हमारे पास है P, ये हमारे पास है D। जब 2 आता है तो D ही होता है, ठीक है। अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। इनके कितने बच्चे पैदा हो गए, 3 बच्चे हैं इनके। क्या है अभी, जब इनके 3 बच्चे हैं तो जनाब देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है फॉर्मूला के मुताबिक P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन अपने 3 बच्चों को उन्होंने अपना माल कैसे तकसीम किया, इनके आपस में 2 उन्होंने S को दिए, 6 उन्होंने P को दिए और D को कितने जाते हैं, 10 जाते हैं, वरना ऑफ 2n/2l + 1 के जरिए आप निकाल सकते हैं। 2l की D के लिए L की कीमत 2 होता है, तो +1 to 2 4 + 1 to 2 × 5 = 10। यस, टोटल कितने हो गए, अब इन सबको जमा करो तो कितने आता है, 18 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने इस तरह तकसीम किए हैं कि अब 2 S में चले गए हैं, 6 P में चले गए हैं और 10 तुम्हारे कितने कहाँ पर चले गए हैं, D सब शेल में। टोटल कितने हो गए, 18 के 18 इलेक्ट्रॉन तकसीम हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमने इसको निकालना है। L = n-1, L = n क्या है हमारा, 4 है, -1, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, कौन आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3। तो 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, ये S है, ये P है, ये D है और ये F है। अब तुम्हें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होते हैं, 32। इनके 32 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह तकसीम हो चुके हैं, ठीक है। आप सोचेंगे F में 14 कैसे जाते हैं, तो फॉर्मूला है 2n/2l + 1। तो अभी क्या करो, 2n/2l की जगह F की कीमत 3 होता है, तो 3 + 1, अब क्या होगा, 2 3 2 6 + 1 और 2 × 7 = 14। यस, इसका मतलब ये है कि N शेल जो है, N शेल के टोटल 4 बच्चे पैदा हो गए हैं। इस एक का नाम है S, दूसरे का नाम है P, तीसरे का नाम है D, चौथे का नाम है F। 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने S को दिए तरकीब में, 6 इलेक्ट्रॉन उन्होंने P को तरकीब में दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उन्होंने D को तरकीब में दिए और 14 इलेक्ट्रॉन उन्होंने F को तरकीब में दिए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। यूँ तकसीम पॉसिबल हुआ। यह है जनाब, यह है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। द नेक्स्ट वन इज़, अगर आपने तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, लेकिन आप कुछ आगे पीछे करो और याद करो, ठीक है जनाब। द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द नेक्स्ट वन इज हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अब जीमैन जो था, जीमैन, उन्होंने जब इसका हम स्पेक्ट्रम ले तो जाहिर बात है कि उनके न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसका एनर्जी सबसे कम होता है, फिर इसका ज़्यादा थोड़ा होता है, इसका बहुत इससे ज़्यादा होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, तो इनका स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है कि उनके एनर्जी का डिफरेंस होता है इन सब का। लेकिन अगर इसको फर्दर मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो आगे जाके ये मज़ीद लाइंस में तकसीम हो जाता है। ठीक है, ये जीमैन इफेक्ट था। तो जनाब ज़रा देखते हैं कि मैग्नेटिक नंबर हमें क्या बताने वाला है। दिस क्वांटम नंबर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। दिस क्वांटम नंबर कैन बी represented by m. This quantum number explain what? This quantum number explain number of orbitals in where? In subshells by 2l plus 1 formula and possible orientations for what? For subshells। चलो देखते हैं, चलो आसान कर देते हैं। अब हमारे पास है, अगर ये तुम्हारा मेन शेल था n, इसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका n1 था, इसका n2 है, इसका n3 है, इसका n4 है। अगर मैं इस शेल की बात करूं तो यहाँ पर n1 है तो L0 है, इसका m क्या आएगा? m जब हम इसका निकाल देते हैं तो m के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, m बराबर है 12 + 1 फॉर्मूला, ये हमारा है। मतलब ये है कि इसका कैशल का एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम S था, उन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन S को दिए। अब क्या S के कुछ बच्चे पैदा हो गए कि नहीं? यानी ये हम के नवासे बताएंगे कि इनके कितने नवासे। ठीक है, कि इनके कोई नवासा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमें आगे बताएगा कि शेल के एस शेल के नवासे कितने बच्चे कितने हैं और क्या नवासे होंगे वो। ठीक है, तो m = अब 2n k। अब जब n 1 होता है तो l क्या होगा? 0 होगा +1, तो m क्या होगा? 0 + 1। वाह कोई नहीं है, एक ही नवासा पैदा हुआ है, यानी उनके भी आगे s का भी फर्दर एक ही बच्चा है जो ऑर्बिटल कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि s एक सबशेल भी है और s को हम एक ऑर्बिटल भी कहते हैं। s एक सबशेल भी है और s एक हमारा ऑर्बिटल भी है। जनाब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास p के लिए जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं तो क्या होने वाला है? तो क्या होगा? 2l + 1, तो m = 2। l की जगह क्या पुट करो? जाहिर बात है p के लिए p यहाँ पर क्या है? p के लिए हम निकाल, चलो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p के लिए मैं निकाल देता हूँ। तो p के लिए l का कीमत क्या है? 1 है +1, तो m = 2 1 = 2 + 1 = 3। यस, 3 बच्चे हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते थे? 6। अब 6 को डिवाइड करो तो 3 ऑर्बिटल आते हैं। इसका मतलब यह है कि इस शेल का जो तुम्हारा क्या था? एल शेल था, इसके 2 बच्चे पैदा हो गए थे ना, ये एक S था और एक P था। S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, P में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। अब S तो फर्दर डिवाइड है ही नहीं, S का तो एक ही बच्चा पैदा हुआ है, चलो उसको तो छोड़ो, लेकिन P के फर्दर 3 बच्चे पैदा हो गए हैं। उनके नाम मैंने क्या लगाया? उनके नाम इन्होंने रखा है, एक का नाम उनने px लिखा, दूसरे का py और दूसरे का नाम लिखा pz।
ठीक है। अब 6 तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे होते हैं, ठीक है। जब 3 आता है, m इज इक्वल टू 12 प्लस 1 फार्मूले के मुताबिक जब 3 आता है तो इसका मतलब ये 3 ओरिएंटेशन करता है कि पी एक्स प्लेन पर करता है, वाई प्लेन और जी प्लेन पर, यानी एक्स वाई जी प्लेन पर ये ओरिएंटेशन करता है। कितनी ओरिएंटेशन करते हैं? 3 ओरिएंटेशन करते हैं। तो हमें ये ओरिएंटेशन भी कहते हैं, इसलिए इस क्वांटम नंबर को समटाइम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब समझ आया जनाब? अगर आपको नज़र आता है, चलो मैं ये बताने वाला हूँ, देखो आप इसको ज़रा देखो तो आपको मज़ीद समझ आएगा कि हमारे पास अगर ये वाला क्वांटम नंबर है, चलो ये वाला शेल है, इसके लिए ये डी, इसमें मैं डी के लिए अगर निकालो, इसमें डी होता है, तो अगर मैं डी के लिए निकालूँ तो डी में सब शेल्स कितने होते हैं? तो डी देखते हैं, डी में ऑर्बिटल, सॉरी जनाब, देखते हैं उसमें क्या होता है, ml प्लस 1, तो d इज इक्वल टू m 12 प्लस 1, सॉरी 12 प्लस 1, तो आप देखो 2 l की d के वैल्यू 2 था प्लस 1, तो ये इसका आंसर आया 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, d फर्दर डिवाइड हुआ है, d के फर्दर 5 बच्चे पैदा हो गए हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे जनाब? ये वाले लिखो, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह तकसीम होते हैं। अब याद रखो, अगर तुम्हारे पास कहीं फिर m का कीमत, ये जो कीमत है ये 3 आता है, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट, 3 आता है तो इसका -3 भी होगा। तो इससे पहले क्या था? 2 था, इससे पहले -2 है, इससे पहले 1 है, इससे पहले -1 है, इससे पहले 0 और इससे पहले 0, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैंसल और ये इसका हम लिखेंगे 0। इसका हर एक के लिए m का कीमत, हर चीज़ की कीमत के लिए, अगर d है या p है या s है, जो भी है, हम का कीमत 0 लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जनाब ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आप इसके लिए भी निकालते हैं तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने इसका मेन शेल निकाला, फिर आपने कहा कि इसमें S P D F है, फिर आपने F को तकसीम किया कि F फर्दर 7 ओरिएंटेशंस करते हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं चलता है कि वो कैसे करता है। ये वाला D का पता चलता है, ये D X Y प्लेन में करेगा, ये D Y Z में करेगा, ये D Z X में करेगा, ये D X स्क्वायर Y स्क्वायर और D Z स्क्वायर, ये इस तरह करेगा, ठीक है। लेकिन F का कुछ पता नहीं चलता है, F का कुछ पता नहीं चलता है। ओके जी, तो ये है हमारा ये वाला। इसके बाद हमारा नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर का। जनाब ये बहुत आसान है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से तो नहीं लिया गया है, ठीक है। अब अगर ठीक है, मैंने माना कि एक इसमें S P D एंड F है, पहले ये n है, फिर n फर्दर इसमें सब शेल S P D F है, फिर मैंने कहा कि S फर्दर डिवाइड नहीं है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है उसमें, और मैंने कहा P में 3 ऑर्बिटल है, मैंने कहा D में 5 ऑर्बिटल है और F में 7 ऑर्बिटल है। लेकिन जनाब अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो प्रिंसिपल जो तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है? स्पिन में क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्बिटल है तुम्हारे पास, लेट फॉर एग्जांपल ये है, जैसे कि लेट ये फी x है, तो ये कहता है कि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, ठीक है। यह हमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन किसी ऑर्बिटल के अंदर, अब हमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन का बताएगा। अगर दोनों का स्पिन एक तरफ है तो फिर इसको पैरेलल स्पिन कहते हैं, और अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल स्पिन कहेगा। याद रखो
कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह क्लॉकवाइज घूमता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जगह है, समझने की कोशिश करो। तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्या करेगा, ये इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा और u ऑर्बिटल स्टेबल रहता है। वरना स्टूडेंट ये क्वेश्चन करता है, सर जब ऑर्बिटल में इतना जगह होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिफेल क्यों नहीं करता, इसलिए ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है, ठीक है, एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल कांस्टेंट ऑर्बिटल जो होता है वो स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्टेबल रहते हैं। और हमेशा कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है अभी तो वो किसी के साथ बॉन्ड करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि अब तो ये ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है, तो अपने स्टेबिलिटी के लिए कुछ किसी के साथ बॉन्ड करेगा तो फिर ये बनाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर, नथिंग स्पेशल। आप पढ़े, इसके बहुत सारे MCQs हैं, मैं करूँगा, लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर इंशाल्लाह मैं वो करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा। अच्छी तरह से पढ़े, अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।